कैसे हैं आप लोग? हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे थे और आप ध्यान दीजिए कि जितने बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। जैसे अगर हम पहले कंडीशंस की बात करें तो फर्स्ट इट वाज प्रेजेंस ऑफ ए कायरल सेंटर। किस केस में? जब एक कायरल सेंटर हो, प्रेजेंस ऑफ ए कायरल सेंटर माने एक कायरल सेंटर। जैसे एक कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। साथ साथ क्या बोला था बेटा हमने? इसका जो मिरर इमेज है इट मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो कंडीशन क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ ए कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर, और इसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। माने अगर ये ऐसे है तो दूसरा वाला ऐसे हुआ, इसको उठा के और हम इसके ऊपर लाएं तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, तो मिरर इमेज मस्ट बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। यूजुअली हम बात किए थे कि जब एक कायरल सेंटर हो, फिर बताया था कि कुछ ऐसे देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स which are having a chiral center but वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, और कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें कायरल नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो इसका ये मतलब हुआ अब कि कायरल सेंटर का होना ऑप्टिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हम ये उदाहरण देखें तो देखो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, यहां 2 कायरल सेंटर है, लेकिन ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बोलो, तो कायरल होने के, देखो यहां कायरल है तो एक कार्बन कंपाउंड के केस में तो क्लियर है कि अगर एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड अक्सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कुछ एक्सेप्शंस बताया था, एक्सेप्ट, बोलो बेटा, ट्राई एल्काइलेटेड अमोनिया एंड ट्राई एल्काइलेटेड कार्बेनायन। थ्योरी में जाइए तो आपको दिखाई दे जाएगा कि एक कायरल सेंटर वाला कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव है, सिवाय अक्सर ऑप्टिकली, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, अक्सर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिवाय है, एक्सेप्शन है। अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तब हम ये लैंग्वेज यूज कर सकते कि ए कंपाउंड हैविंग वन कायरल सेंटर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑलवेज क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक कायरल सेंटर होने के बावजूद वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एग्जाम्पल ट्राई एल्काइलेटेड अमोनिया और ट्राई एल्काइलेटेड कार्बेनायन, इसमें एक कायरल सेंटर है लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बताया गया है आपको। तो इसका यह मतलब हुआ कि एक कायरल सेंटर वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल सेंटर हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैं बार बार कह रहा हूं ये एक के लिए ही ये कंडीशन है, यहां भी एक ही है, तो ऑलवेज वर्ड नहीं यूज किया, एक्सेप्शंस हैं ये कि इनमें एक कायरल सेंटर है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब कायरल सेंटर होना ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं दर्शाएगा। कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। एग्जाम्पल हमने बात किया था जैसे मीसो कंपाउंड। अगर हम मीसो कंपाउंड्स की बात करें तो देखो मीसो कंपाउंड में कायरल सेंटर 2 हो, बट ये कंपाउंड
क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल सेंटर होने के बावजूद कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हम लोग रीजन दिए थे, बताए थे, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर इसका मतलब कि अगर किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है तो हमें क्या सोचना चाहिए, कायरल सेंटर को ना ध्यान दें, कायरल कार्बन को ना ध्यान दें, बट क्या बोलना चाहिए, डिससिमेट्री। डिससिमेट्री का मतलब अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो तो ऐसे कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो कायरल सेंटर का होना ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दर्शाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिससिमेट्री। डिससिमेट्री बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, डिससिमेट्री का मतलब बोलो कहां है, दैट इज absence ऑफ डिससिमेट्री का मतलब absence of plane of symmetry, absence of center of symmetry, and absence of एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो, अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बोलो, किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम है तो वो कंपाउंड कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो वो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या ये नहीं बता सकते, कायरल सेंटर का होना ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं बताएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन डिसाइड करेगा कि क्या उस कंपाउंड में इनमें से कोई सिमेट्री है, अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर नहीं है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि एन इमेजिनरी लाइन, वो लाइन जो मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांटती है, जो मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांटे, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बांटे कि हर आधा पार्ट दूसरे का सुपर इम्पोजेबल पार्ट हो। अगर हम यहां मान लो कोई कागज है और ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया, यहां इस पॉइंट से इस कागज को मोड़ें तो मिथाइल पर मिथाइल आएगा, एच पर एच आएगा, बीआर पर बीआर आएगा, सुपर इम्पोजेबल होगा। तो वो पर्टिकुलर प्लेन मॉलिक्यूल के अंदर
बोलो, जो पूरे स्ट्रक्चर को दो बराबर भागों में इस तरह से बांटे कि हर आधा पार्ट दूसरे आधे पर सुपर इंपोज करे, तो ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सिस स्ट्रक्चर है, किसी साइड से ले जाए बेटा, मान लो ये कोई बड़ा सा सेव है, ये छोटा सेव है, ये बड़ा सेव है और ये छोटा सेव है, एक प्लेन में रखा हुआ है। तो हम इसको काटें, अगर कहीं से ऊपर से ऐसे काटें, आधा आधा काटें, तो पूरा दो भागों में बांट जाएगा। इधर से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, कहीं से काटें, तो पूरा स्ट्रक्चर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा प्लेन जो पूरे स्ट्रक्चर को दो बराबर भागों में बांट दे, उस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो यहां से भी काट सकते हैं। अगर मान लो ये ऐसा हो, तो वही चीज, छोटा सेव बड़ा सेव, पूरा स्ट्रक्चर दो बराबर भागों में बट जाए, तो यह है प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप को टच करे। बोलो, a point from where if a line is drawn, then this line will touch same group at same distance in opposite direction while going in opposite direction। देखो ये है, मान लो ये पॉइंट है, यहां H है और यहां H है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में इस लाइन को खींचें, बढ़ावें, तो सेम दूरी पर सेम ग्रुप से मिले अपोजिट डायरेक्शन में। इधर से यहां Cl, यहां Cl, यहां H, यहां H। तो ये स्ट्रक्चर क्या है अगर देखा जाए तो? ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो पूरे स्ट्रक्चर को दो बराबर भागों में बांटे, उसको हम क्या कहेंगे? वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से एक लाइन खींचें और अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप से मिले,
उस पॉइंट्स को कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे अक्सर ये उदाहरण पूछा गया है, ये देखो ये पॉइंट है, यहां NH मिला, यहां NH मिला सेम दूरी पर, और आगे बढ़े तो Cl मिला, और आगे बढ़े Cl मिला। सिमिलरली अगर हम यहां बात करें, देखो इस पॉइंट से CO CO और आगे H और आगे H, तो ये भी पॉइंट क्या हुआ, सेंटर ऑफ सिमेट्री। वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसे अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन खींचें, कोई लाइन खींचें, तो इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिले तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली तीसरा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस का मतलब वो लाइन जिसके थ्रू अगर एक मॉलिक्यूल को हम रोटेट करें बाय 360 डिग्री, बल्कि मॉलिक्यूल को रोटेट करें 360 बाई एन हमको वो देखना है कि कितना डिग्री रोटेट करने पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल का दोबारा मिले, माने वो स्ट्रक्चर मिले जो पहले जैसा एग्जैक्टली हो। पहला और उस स्ट्रक्चर को हम डिस्टिंग्विश ना कर पाए तो उस लाइन को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो पर्टिकुलर लाइन जिसके थ्रू अगर हम मॉलिक्यूल को 360 बाई n डिग्री रोटेट करें तो ऑब्टेन्ड स्ट्रक्चर शुड बी इनडिस्टिंग्विशेबल टू ओरिजिनल वन, इनडिस्टिंग्विशेबल विथ ओरिजिनल वन, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे यही मान लो है, अगर हम इसको देखो 360 बाई n, ये 4 आने का मतलब अगर हम 90 डिग्री रोटेट करें, देखो एक लाइन के थ्रू अगर हम 90 डिग्री रोटेट करें, 360 रोटेट करें तो ईच 90 डिग्री पर, हर 90 डिग्री पर यही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहां हो गया C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसकी बात करें, ये देखो वो इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू, मतलब वो लाइन जिसके थ्रू अगर हम इसको रोटेट करें तो देखो अगर 360 रोटेट करेंगे तो 120 डिग्री पे वो चीजें रिपीट होंगी। तो 360 बाई 123, तो ये स्ट्रक्चर हो गया C3
एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में इनमें से कोई चीज प्रेजेंट हो, माने सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस वाइज सिमेट्री, ऐसे केस में वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कायरल कार्बन है, उसके बावजूद ऑप्टिकली इनएक्टिव है मीसो कंपाउंड। कायरल है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है अक्सर। अगर एक कायरल सेंटर की बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। कायरल नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे एलिन और बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स की बात किए थे, एलिन एंड बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स, इसमें क्या होता है, नो कायरल सेंटर बट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कायरल सेंटर क्राइटेरिया नहीं है किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्या है, डिससिमेट्री का होना, माने absence of plane of symmetry, absence of center of symmetry, absence of axis of symmetry, मतलब डिससिमेट्री। अगर कंपाउंड डिससिमेट्री है उसमें, मतलब ये इनमें से कोई भी चीज नहीं है उस कंपाउंड में, तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कोई चीज है इनमें से तो ऐसे कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो यही बताना था बेटा, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर लिए। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शुरू करने से पहले शॉर्ट में हम चीजों को, कायरल सेंटर्स को या ऑप्टिकल सेंटर्स को रिव्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल रिवाइज स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल इन शॉर्ट। थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं गिरजेश दुबे हमेशा आपके लिए, आपके हर प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ हूँ। कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैक्सिमम लेवल तक जितना सहयोग होगा करने को तैयार हूँ। तो खूब मन लगा के पढ़िए और जो आपका गोल है, लक्ष्य है, वो आपको मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ थैंक यू बेटा।